24 तक हो गया था ना, 24 तक हो गया था ना, 24 तक हो गया था ना। 24 के बाद देखेंगे 25 क्वेश्चन नंबर। ठीक, देखना, बात मत करो, सामने होके। ठीक, देखो 25 क्वेश्चन नंबर देखना है, समझा गया। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, सभी पास है ना सेट? जिनके पास नहीं है अगल बगल देखेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखना है। ठीक, समझा गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बोल रहा है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा। ठीक, ऑप्शन दिया है तो कौन सा हो जाएगा? 2.8 होगा। देखो इसमें ऑप्शन दिया है ना, देखो ऑप्शन दिया है 2 और इस प्रकार दिया है ना, कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट कैसे होगा? बताओ, फर्स्ट कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यानी कि देखेंगे परमाणु होता है ना, परमाणु पहली कक्षा में क्या होता है? देखो परमाणु अगर देखेंगे, परमाणु में नाभिक और प्रोटॉन पाए थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए थे कि नाभिक में पाए थे, है ना। और इसके बाहरी में देखेंगे तो बहुत सारे कक्षा रहते हैं। ठीक है ना, जिसमें पहली कक्षा में क्या रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके बाद 8, तीसरा में कितना हो जाएगा? 18 और चौथा में 32, ऐसे रहता है कि ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वही होता है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ है सोडियम का ना, सोडियम कुछ है ना। सोडियम का पहले देखो, सोडियम होता है Na, सोडियम का क्या होता है? Na। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 11। परमाणु संख्या 11 होता है कि नहीं? तो यही 11 परमाणु संख्या है, उसी को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाना है, समझा गया ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसी को तोड़ना रहता है। यानी कि हम बताए होंगे कि जितना परमाणु संख्या रहता है, परमाणु संख्या बराबर क्या कर सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कर सकते हैं। ठीक ना, जितना रहेगा परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जितना भी रहेगा वो किसके बराबर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ठीक ना, जो परमाणु संख्या होता है क्या किसके बराबर हो सकता है? एटॉमिक, हाँ एटॉमिक जो नंबर रहते हैं ये किसके बराबर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। ठीक, इसीलिए देखेंगे तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 2। दूसरी में 8, तीसरी में 18। तो उसी प्रकार से इसमें भी सजाना रहता है। ठीक ना, तो देखेंगे तो पहली कक्षा में कितना रहेगा? 2 फुल हो जाएगा तब अगला में जाएगा। ठीक है ना, और दूसरे में कितना फुल कितना रहेगा? 8। अब देखो इसमें अगर देखेंगे तो सोडियम कितना है? 11 है, तो अभी तक कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, अब बचा कितना है? तो तीसरी कक्षा में कितना रहेगा? 1। समझा ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, समझा गया ना। यानी कि बोल सकते हैं जितने भी परमाणु संख्या है, यानी कि बोल सकते हैं परमाणु संख्या को हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी परमाणु संख्या होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक ना, इसलिए बोल सकते हैं क्या चीज, यानी कि जितने भी परमाणु, जितने भी देखो सोडियम का है ना परमाणु संख्या, यानी कि जितने भी सोडियम का परमाणु संख्या हो गया हम उसको इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को यानी कि देखेंगे तो परमाणु में सजाया जाता है। परमाणु होता है ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरी में 8 रहता है, तीसरी में 18, इस प्रकार से तो उसे सजाया जाता है। समझा गया ना। तो पहली कक्षा में जब तक फुल नहीं होगा तब तक अगला कक्षा में नहीं जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार सजाएंगे क्या होगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, समझा गया ना। क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? क्लियर हो गया ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा बताओ? चौथा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, यानी कि चौथा हो जाएगा। ठीक, समझा गया ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मतलब परमाणु तोड़ देना ही क्या होता है, यानी कि परमाणु संख्या को क्या करना, परमाणु संख्या को उसकी कक्षा में व्यवस्थित करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो गया। 26 देखना है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। ठीक, ये क्लियर हो गया ना। तो बहुत सारे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। क्लोरीन बताओ, क्लोरीन कितना हो जाएगा? क्लोरीन 17 होता है ना, 17 होगा तो उसमें पहली कक्षा में कितना होगा? 2। दूसरी में 8, कितना हो गया? 10। और बाहर वाला में 7 बच के 7 रह जाएगा। समझा गया ना। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक ना, यानी कि फुल करेंगे, यानी कि पूरा फुल करेंगे तभी जाएंगे। ठीक ना, समझा गया ना। फुल करने के बाद ही जाएंगे अगला में। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलो ठीक, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसमें बोल रहा है क्या चीज कि आत्महत्या का थैला किसे कहा, मतलब कौन सा कहलाता है। ठीक ना, इसमें ऑप्शन क्या दिया है? लाइसोसोम। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम समझो आत्महत्या का थैली किस लिए कहा जाता है। ठीक, देखो ध्यान से, लाइसोसोम होगा। ठीक, देखो ध्यान से, जैसे अगर देखना ध्यान से, जैसे मानव शरीर में देखेंगे ना, तो मानव शरीर का निर्माण कैसे हुआ है तो देखना। तो मानव शरीर का निर्माण जो हुआ है कोशिका से, देखेंगे कोशिका से मिलकर, यानी कि बोल सकते हैं कोशिका। ठीक ना, कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण हुआ है। ठीक ना, समझा गया। ऊतक और ऊतक का निर्माण कैसे हुआ है? कोशिका से मिलकर ऊतक का निर्माण हुआ है, ऊतक से क्या हुआ है? अंग। अब अंग से क्या बना है? पूरा शरीर। समझा गया ना,
समझा गया ना। अंग से क्या बना है? पूरा शरीर, समझा गया। तो इसी में अगर देखेंगे तो शरीर का जो होता है ना सबसे छोटा जो यूनिट बोल सकते हैं यानी कि इकाई बोल सकते हैं, सबसे छोटा, हाँ, तो कोशिका होता है, समझा गया ना। यही कोशिका में अगर देखना ध्यान से, इसी कोशिका में क्या होता है ना कि बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे हो गया, अगर देखेंगे इसमें, जैसे इसमें देखेंगे तो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक ना, समझा गया ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, रेटिकुलम पाया जाता है, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम, समझा गया ना, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक, इसी में, समझा गया ना। तो ऐसे देखेंगे तो ये क्या होता है, यानी देखेंगे तो कोशिका में क्या होता है, बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक। अरे थी सॉरी, सेल जो होता है ना, हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ठीक, इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो जो इसमें अगर देखेंगे तो सेल में क्या होता है, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं, क्या अंग पाए जाते हैं, कोशिका में अंग, बहुत सारे अंग पाए थे, ठीक ना। जो अभी अंग पाए जाएंगे तो क्या काम करता है, देखेंगे तो सबका अलग अलग काम रहता है, ठीक ना। न्यूक्लियस का अलग काम रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम रहेगा, समझा गया ना। सभी चीज़ें क्या रहता है, अलग अलग काम रहता है। इसी में देखेंगे लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या करता है ना कि ये देखेंगे ये नियंत्रण करने का काम करता है सभी अंग का, समझा गया ना। यानी सभी अंग को क्या कर सकता है, ये नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक ना। यानी कि सभी अंग को कौन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक से नहीं कर रहा है, इस प्रकार से देख रेख कौन करता है, ये लाइसोसोम ही करता है, समझा गया ना। और अगर इसी में देखना, इसमें कोई भी अंग अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या कर लेता है, लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम अपने आप को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है, समझा गया ना, अपने आप को फाड़ लेता है। इसीलिए इसे कहा था क्या चीज, आत्महत्या की थैली, समझा गया ना। आत्महत्या की थैली समझा रहा है कि ना, अपने आप को फाड़ लेता है तो क्या होता है, अगल बगल जितने भी होते हैं यानी कि जितने भी अंग होते हैं कोशिका के क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समझा गया ना, यानी कि वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, यानी कि बोल सकते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, समझा गया ना। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर कितना, 27, ठीक। देखो 27 में कहा गया है कोशिका का पावर हाउस, ठीक ना। देखो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, देखो ध्यान से, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, समझा गया ना। ये भी यानी कि सेल, हाँ, सेल में पाया जाता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक। अब किस लिए कहा जाता है अब समझो, ठीक। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, यानी कि देखेंगे तो इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक ना। क्रेब्स चक्र मतलब बोल सकते हैं ना, वो एनर्जी का निर्माण करता है, ठीक। क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके दौरान क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक ना। और इसमें देखेंगे तो जब क्रेब्स चक्र चलेगा तो एक क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, समझा ना। यानी कि अगर देखेंगे एनर्जी का जो फॉर्म होता है क्या होता है, एक लास्ट में ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक। जैसे हम लोग का शरीर में चाहिए एनर्जी ना, जितने भी खाना वाना चाहे जो भी चीज़ खाते हैं ये क्या चीज में जाकर टूटता है, अंततः ये सब देखेंगे क्या चीज में जाकर टूटेगा, अंततः ग्लूकोज में जाकर टूटेगा ना। जैसे एनर्जी चाहिए ना तो ग्लूकोज में नहीं देखते हैं, जैसे अगर देखना किसी को अगर ज़्यादा कमजोरी आ जाता है ना तो उसको पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, देखें हैं कि ना, ग्लूकोज नहीं चढ़ाया जाता है, पानी के रूप में छोटा सा बोतल होता है, इस पर पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, समझा गया ना। तो ग्लूकोज से यानी तुरंत एनर्जी आ जाता है, समझा गया, क्लियर हो रहा है कि ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनके बोलेंगे क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कि बोल सकते हैं एनर्जी का निर्माण यही होता है, ठीक ना। यानी कि एनर्जी का निर्माण करने में ज़्यादा ये कह सकते हैं क्या चीज यही भूमिका निभाता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसीलिए इसे ये थी ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, या फिर कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, समझा ना, समझा गया कि ना। पावर हाउस मतलब समझा रहे ना, इसे बिजली में देखना, बिजली में पावर हाउस जो होता है ना, यानी कि देखेंगे तो वो ज़्यादा, यानी कि पावर हाउस से ये क्या होता है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझा ना, सभी जगह अति किया जाता है, ठीक, समझा गया ना। नहीं देखता है पावर हाउस रहता है, बिजली ऑफिस इस प्रकार सुनता होगा, हाँ, तो वही पावर हाउस उसी प्रकार से होता है, ठीक। तो ये सेल में पाया जाता है, ठीक ना, और इसका काम होता है एनर्जी का निर्माण करना, ठीक ना, समझा गया ना। और इसमें बहुत सारे अंग होते हैं जो एनर्जी को यहाँ वहाँ ले जाने का काम करता है। इधर हो जाता है कौन सा, ये देखेंगे तो वैक्यूल्स होता है, इस प्रकार से वैक्यूल्स नहीं अथी, इसको अथी बोलते हैं गल्जी बॉडी एक होता है, ठीक ना, जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, गल्जी बॉडी, समझा गया ना। तो खैर अभी वो टॉपिक आगे तब बताएंगे, फिलहाल अभी समझना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर हुआ ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, एनर्जी का निर्माण करता है, यही क्रेब्स चक्र चलता है, ठीक ना। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान क्या होता है, यानी कि क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कि बोल सकते हैं यानी कि एनर्जी निर्माण होता है ना, क्रेब्स चक्र चलेगा तभी निर्माण होगा, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है जिसके दौरान क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, और वो एनर्जी शरीर में जरूरी होता है, समझ ना। जब तक एनर्जी नहीं बनेगी तब तक कैसे चल पाएंगे, चाहे कुछ कर पाएंगे, एनर्जी चाहिए शरीर को चलाने के लिए या बोलने के लिए, जो भी चीज़ करेंगे, ठीक, समझा गया ना। इसीलिए ये एनर्जी का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, समझा गया ना। इसीलिए इसे कोशिका क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट चलें,
पूछ सकता है कि कोशिका कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 कितना था, 27 था ना, 27 हो गया ना, 27 था हो गया। अब चलते हैं 28 में ना, 28 नंबर 28 में ना, अब 28 देखते हैं, ठीक। 28 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक। 28 में कह रहा है कि ट्रेकिड्स पाए जाते हैं, ठीक ना, इसको याद रखना। क्या चीज पाए जाते हैं, जाइलम में। और जाइलम क्या होता है, तो देखो जाइलम अगर देखेंगे ना तो इसमें यानी कि पेड़ पौधा में देखते हैं पानी, चाहे कोई भी खनिज मिनरल वाटर मतलब पानी, चाहे कुछ भी जितने भी खनिज लवण सब होते हैं ना, तो पौधा कैसे मिलता है, तो जाइलम के माध्यम से ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। ट्रांसफर मतलब तो उसी में क्या होता है, ट्रैकिड्स पाया जाता है जाइलम में, ठीक, जो क्या करता है सभी जगह यानी कि पानी पहुंचाता है। इस प्रकार से पेड़ पौधा में होता है ना, तो ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, पानी सभी जगह क्या होता है, पेड़ पौधा में जड़ से लेकर पूरा ऊपर तक सौंसे सभी जगह जितना भी पानी चाहिए ये सब ट्रांसफर होता है, समझे ना। ये जाइलम का काम होता है, समझे ना। और फ्लोएम क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो भोजन जब बन जाता है, तो भोजन क्या होता है सभी जगह यानी कि सभी पेड़ पौधा पूरा सभी अंग में चाहिए ना, तो ये फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसफर करता है, ठीक ना, सभी जगह, समझ गए ना। फ्लोएम के माध्यम से ये जो भोजन बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो जल यानी कि नीचे से जो जल ले जाता है वो कौन होता है, फ्लोएम उस जाइलम कहेंगे, ठीक ना, जाइलम होगा, समझा गया, उसको जाइलम कहेंगे। क्लियर हुआ। जाइलम यानी करता है पेड़ पौधा से क्या करता है, जल वल इस सबको लेकर क्या करता है, सभी जगह पेड़ पौधा में हर एक अंग को पहुंचाता है, ठीक ना। इसी प्रकार जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब भोजन बनता है ना, भोजन बनने के दौरान वो भोजन सभी अंग में चाहिए कि नहीं पेड़ पौधा को, इसीलिए क्या करता है उसमें एक यानी कि पाया जाता है फ्लोएम, जो सभी जगह पहुंचाता है, ठीक ना। तो जाइलम में एक ट्रैकिड्स पाया जाता है, ठीक ना, जो ये काम करता है। क्लियर हुआ। ट्रैकिड्स क्या है, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 29 देखना, ठीक। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक, इसको याद रखना। अंतर कोशिकीय स्थान, समझा गया ना, अंतर कोशिकीय स्थान, समझा गया ना, पाए जाते हैं, ठीक, समझा गया ना, इसको याद रखेंगे, ठीक। ये सब गैस का विनिमय करता है, ठीक ना, गैस का मतलब इधर आदान प्रदान इधर से उधर करता है, ले जाने में काम करते हैं सब गैस का। पौधे के संरक्षण में भी ये क्या करता है, अंतर कोशिकीय काम करता है, ठीक। अगला देखेंगे 29 नंबर। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं, तो बताना है। संवहन ऊतक होता है, पार्श्व विभाजी ऊतक होता है, शीर्ष विभाजी ऊतक होता है, या दृढ़ ऊतक होता है। दृढ़ ऊतक के द्वारा क्या होता है, वार्षिक वलय बनते हैं, ठीक ना। और वार्षिक वलय से ही क्या होता है, यानी कि हम किसी पेड़ पौधे को क्या कर सकते हैं, उसका एज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना, कितना साल पेड़ पौधा हो रहा है, ठीक, उसी को बोलते हैं क्या, वार्षिक वलय, ठीक। और वार्षिक वलय देखते हैं तो कौन सा ऊतक बनता है, दृढ़ ऊतक, समझ गए ना। इसमें दिया है ना, अब देखो इसमें दिया है पार्श्व विभाजी ऊतक, ठीक। तो इससे क्या होता है ना कि जो पेड़ पौधा होता है ना वो चौड़ा होता है, समझ गए ना। पार्श्व विभाजी ऊतक से क्या होता है, पेड़ पौधा चौड़ा होता है, ठीक। और एक दिया है क्या, शीर्ष विभाजी ऊतक, ठीक ना। शीर्ष विभाजी ऊतक से यानी कि पेड़ पौधा लंबा होता है, समझ गए ना। शीर्ष विभाजी ऊतक जिस पेड़ में पाया जाएगा उसमें क्या होगा, लंबा होगा, ठीक ना। और जिसमें यानी कि बोल सकते हैं पार्श्व विभाजी ऊतक पाया जाएगा वो क्या होता है, चौड़ा कर देता है पेड़ पौधा, ठीक ना। इसी प्रकार जिसमें दृढ़ ऊतक पाया जाएगा वो क्या होगा, दृढ़ ऊतक तो सभी में पाया जाएगा, ठीक ना। वो क्या करता है, यानी कि वार्षिक वलय, यानी कि बोल सकते हैं वार्षिक वलय बनाता है, ठीक ना। जैसे देखना, जैसे अगर देखो जब पेड़ पौधा काटा होगा ना तो उसमें देखना, जब पेड़ पौधा कट जाता है ना, जैसे देखना पेड़ पौधा जब कट जाता है, देखना ध्यान से, ठीक ना। इसमें ऐसे गोला गोला इस प्रकार से बन जाते हैं, ऐसे देखा है कोई ध्यान से, ऐसे बनते हैं कि नहीं, रिंग टाइप से बनते हैं कि नहीं, समझा गया ना। तो इस रिंग को भी हम यानी कि गिन कर ज्ञात कर सकते हैं कि इसका क्या साल हो रहा है, ठीक ना, समझा गया कि ना। जो ये बनते हैं ना यानी कि इसको जो बोलते हैं, इसको मैंने बोल सकते हैं कोशिका, ठीक ना। पेड़ पौधा जो कोशिका होता है इसको कोशिका बोल सकते हैं, ठीक। यही इसको गिन कर भी क्या कर सकते हैं, हम पेड़ पौधा को क्या करते हैं, एज ज्ञात कर सकते हैं, समझा गया ना। तो इसको भी गिनकर क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है, समझा गया ना। या फिर जो होता है ना, जैसे जो गांठ बनता है, देखता है ना पेड़ पौधे में गांठ बनता है कि ना, तो पता चला कि एक साल में इतना हो गया, फिर दूसरा साल में उतना गांठ बना दिया, इस प्रकार से होता है ना, जो ताना वाना का रहता है ना, उसको उसे भी गिनकर क्या किया जा सकता है, एज ज्ञात किया जा सकता है पेड़ पौधा को, समझा गया ना। इसमें वही पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था कि किस प्रकार की ऊतक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं, तो दृढ़ ऊतक, ठीक ना। दृढ़ ऊतक के कारण ही क्या होता है, वार्षिक वलय बनते हैं। वार्षिक वलय मतलब कि हम उसे गिन कर वार्षिक वलय से ही क्या किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर वार्षिक वलय, जैसे मान लो
अगर कोई पेड़ पौधा है, ठीक, तो मान लो पेड़ पौधा हम अगर देखेंगे ना ये सब ध्यान से, तो यहाँ मान लो कि यहाँ गांठ बन गया एक, ठीक ना, एक, फिर अगला साल यहाँ देखेगा इस प्रकार से ऐसा होता है ना। तो यहाँ जो गांठ बनेगा तो यहाँ मान लो कि 1 साल में बन गया, ठीक ना। अब यहाँ जो अगला बनेगा कितना बन गया, 1 साल में बन गया इस प्रकार से। तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ तक पूछेगा कि इतना पेड़ पौधा अगर देखेगा क्या साल में बन गया, 2 साल में, ठीक। तो उसका अति भी ये जो ऐसे होता है ना, यानी कि गांठ बोल सकते हैं, इसको भी अति कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्या चीज़, इसका जो होता है सेल को भी गिनकर हम कर सकते हैं, समझोगे ना। जो रिंग वाले बनते हैं ना, उसको भी हम गिन कर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कितना एज हो रहा है पेड़ पौधा, समझा गया ना, समझा गया। तो पेड़ पौधा को याद किया जा सकता है, उसका जो वलय बनते हैं उसके अनुसार उसको गिन कर, ठीक ना। ये वलय बनेंगे ना, उसको गिन कर क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधा को भी याद किया जा सकता है। पक्षियों और मेढकों की रक्त की प्रकृति कैसी होती है, शीत होती है, समझा गया ना। शीत होती है, तो शीत प्रकृति के जितने भी प्राणी रहते हैं तो वो सब क्या होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के अनुसार उनका मतलब चेंजिंग होते रहता है, ठीक ना। उनका आंतरिक तापमान नहीं होता है, जैसे हम लोग का फिक्स रहता है ना 37 डिग्री सेल्सियस, ठंडा में भी 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, गर्मी में भी रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, हम लोग का चेंज नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का क्या होता है, जो मेढक होते हैं, पक्षी होते हैं, मतलब जो शीत रक्त में आते हैं ना, उन लोग को बता रहे हैं, ठीक। उन लोग क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होते रहता है मौसम के अनुसार, समझा गया ना। उनका आंतरिक तापमान नहीं होता है। जैसे मान लो कि पक्षी में देखना, तो ठंडा के दिन में उसे ठंडा पूरा लगेगा, गर्मी के दिन में उसे गर्मी पूरा लगेगा, समझा गया ना, समझा गया कि ना। तो यही चीज़ है, ठीक ना। शीत रक्त समझा गया कि ना। शीत रक्त में यानी बोल सकते हैं उसे, मतलब उनका क्या होता है, मौसम के अनुसार टेम्परेचर बदलते रहता है, समझा गया ना। जैसे नहीं देखता है सांप वाप, देखता है सांप वाप के दिन में, ठंडा के दिन में देखता है, इधर उधर चलता है, नहीं चलता है, वो कहीं कहीं बिल में रहता है, इसलिए बाहर निकलेगा तो बाहर टेम्परेचर के अनुसार उसका जो ब्लड होगा ना पूरा ठंडा हो जाएगा। मेढक का भी ऐसी होता है, ठंडा में नहीं देखेगा इधर उधर ज़्यादा, समझा ना, समझा कि ना। इसीलिए ये सब पक्षी मेढक क्या हो गया, शीत रक्त में आ जाएंगे, ठीक। शीत रक्त मतलब समझना वही चीज़, ठीक, जिसका आंतरिक तापमान नहीं होता है, मतलब उसका खुद का टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक ना। मौसम पर डिपेंड पड़ता है, ठीक, मौसम के अनुसार बदलते रहता है, समझा गया ना। इसीलिए देखना मौसम के अनुसार सभी चिड़िया चाहे पक्षी चाहे जो भी चीज़ है ना, अपना स्थान भी बदल लेते हैं स्थान, समझा गया ना। स्थान बदल लेते हैं कारण इसी कारण, क्योंकि जहाँ अगर अच्छा टेम्परेचर उन लोग को मिलेगा वहीं ज़्यादा रहते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया ना। 31 में क्या है, 31 में समझा गया। 31 में पक्षी और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है, शीत होती है, क्लियर, समझा गया ना। जिसका खुद का टेम्परेचर नहीं होता है उसे शीत रक्त में रख पाएंगे, ठीक। चलो देखना है अगला नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखना है। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह, आंसर है रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी वर्ग। कौन सा हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। अब स्तनधारी वर्ग क्या है, तो पहले देखो विकसित, जैसे अगर देखा जाए तो अगर अभी पृथ्वी में देखा जाए, पृथ्वी में अभी जस्ट समझा गया ना, तो अभी विकसित कौन मिलेगा सबसे ज़्यादा, मानव लोग मिलेगा कि नहीं। मानव भी क्या है, एक स्तनधारी जीव है, समझा गया ना। मानव भी क्या है, स्तनधारी जीव, ठीक। स्तनधारी जीव मतलब समझ सकते हैं ना कि जो वैसा जीव जो यानी कि जन्म, जो मतलब वैसा जीव जो जन्म बच्चा को दे और वो दूध पिलाता हो, ठीक ना, समझा गया ना। तो वैसे जीव को स्तनधारी में रखा जाता है, समझा गया ना। जो अंडा देगा, अंडा के बाद जो बच्चा आता है ना उसको नहीं बोलेंगे, ठीक। डायरेक्ट जो बच्चा जन्म देता है ना तो और दूध पिलाता हो उसको क्या बोलेंगे, स्तनधारी वर्ग में आता है, ठीक ना। तो मानव भी इसी प्रकार होता है कि नहीं। तो मानव अगर देखेंगे तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा विकसित मिलेगा, इसीलिए स्तनधारी वर्ग को ही कहा गया, समझा गया, क्लियर हुआ। तो यानी कि पूरा जगत, जंतु जगत में, अब जंतु जगत में कौन सा जाएगा, स्तनधारी जंतु, समझे। जंतु मतलब समझा कि इसमें मानव भी आ जाएगा, जानवर भी, मतलब सभी आ जाएगा। जंतु मतलब होता है, ठीक, समझा गया ना। जंतु क्लियर है, जंतु जगत में तो ये स्तनधारी वर्ग आएंगे, ठीक ना। बहुत सारे वर्ग होते हैं लेकिन उसमें स्तनधारी वर्ग आएंगे, ठीक ना। क्लियर हुआ। और एक और बताएंगे, जैसे पूछता है ना स्तनधारी वर्ग में एक मछली टाइप से रहता है, उसको बताओ ना, बता सकता है स्तनधारी वर्ग में, वो स्तनधारी वर्ग में आता है। ब्लू व्हेल सुना है, ब्लू व्हेल सुना है कि ना। ब्लू व्हेल मछली सुना होगा, ब्लू व्हेल मछली हालांकि सुना है कि ना। उसे स्तनधारी वर्ग में रखते हैं, ठीक, क्योंकि वो जन्म बच्चा को जन्म देती है, समझा गया ना। ब्लू व्हेल जो होती है, समझा गया, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, ठीक। ये समुद्र में पाया जाता है, बहुत बड़ा मछली होता है ब्लू व्हेल। मछली मतलब मछली टाइप से रहता है, मछली नहीं कर सकते, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है, ठीक ना। हालांकि मछली का ही रूप है तो मछली कर सकते हैं, कोई समझ गया ना।
क्लियर हो गया। तो जंतु जगत में सबसे विशिष्ट समूह कौन सा हो जाएगा? स्तनधारी वर्ग हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। ठीक, सभी पासबुक होना चाहिए तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ठीक, देखो, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ, आर्थ्रोपोडा। देखो कछुआ जो होता है ना, कछुआ में विषैले नहीं पाए। दिख रहा है, हाइड्रा दिख रहा है, आर्थ्रोपोडा दिख रहा है, देखो ध्यान से दिख रहा है। तो हाइड्रा दिखा हुआ ना, तो हाइड्रा चित्र देख लेना। तो हाइड्रा जो होता है क्या होता है, ये मैंने हाइड्रा में क्या चीज विषैले उपांग पाए थे, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या होता है, बिख लग जाएगा, समझ ना, बिख समझता है ना, तो वही विषैले उपांग पाए जाते हैं। हाइड्रा में हो गया। बीच में बिच्छू, तो बिच्छू जाने रहा है, बिच्छू जो जान है, बिच्छू डंक मारता है, उसमें विषैले रहते हैं कि ना, विषैले। और ये कौन सा था एक अथी, हाँ आर्थ्रोपोडा भी होता है, ठीक ना, समझा ना। हाँ आर्थ्रोपोडा, ठीक। और हाइड्रा अगर पूछेगा ना, सिलिंड्रेटा अथी में पाया, समूह में पाया जाता है, ठीक ना। इसका संघ होता है ना, सिलिंड्रेटा अति संघ कहेंगे, ठीक लगे, ठीक से नहीं बोला रहा। सिलिंड्रेटा संघ में पाया जाता है आर्थ्रोपोडा, ये अथी आर्थ्रोपोडा नहीं, ये हाइड्रा, समझा गया ना, याद रखेंगे। पूछ सकता है कि कौन सा समूह का असंधारी, मतलब कौन सा समूह का ये जीव है, ठीक ना। जो हाइड्रा है इसी प्रकार से पूछता है क्वेश्चन, ठीक हो जाएगा। कौन सा? सिलिंड्रेटा संघ, समझा ना, सिलिंड्रेटा संघ, समझा ना, थोड़ा सा याद रखेंगे, समझा गया ना। इसमें समझा गया कि नहीं? इसमें बिच्छू और ये हाइड्रा और आर्थ्रोपोडा ये सब हो जाएंगे विषैले, लेकिन कछुआ होगा, कछुआ नहीं, विषैलांग नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन याद रखना, कछुआ का जबड़ा होता है ना, तो मजबूत होता है, ठीक दिखता है ना, पूरा काट देता है, मजबूत होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है? निद्रा रोग उत्पन्न करता है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ट्रिपोसोमा, कवक, वायरस, प्लाज्मोडियम। ट्रिपोसोमा, ठीक ना, ट्रिपोसोमा, हाँ निद्रा रोग उत्पन्न करता है ट्रिपोसोमा, ठीक। ट्रिपोसोमा एक रोग होता है, उसी रोग के कारण क्या होता है, निद्रा रोग होता है, ठीक ना। यानी कि नींद उसको ज़्यादा बार बार आता है, समझा गया ना, नींद बार बार आता है, वही होता है क्या चीज़, निद्रा। हाँ तो ट्रिपोसोमा कारण, समझा ना, तो याद रखेंगे, समझा गया। ट्रिपोसोमा कारण क्या होता है, नींद। जिसको अगर ट्रिपोसोमा हो जाएगा ना, इसको नींद बार बार आएगा, ठीक। सोया रहेगा, मतलब ज़्यादा मैंने सोया रहेगा तब भी उसको सोने के बाद भी क्या होगा, बार बार नींद आएगा, ठीक। उसे ट्रिपोसोमा हो जाता है, समझा गया ना। ट्रिपोसोमा क्या है, नींद की बीमारी, समझा गया ना। इसको याद रखेंगे, ट्रिपोसोमा, क्लियर। ट्रिपोसोमा क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, ठीक, हालांकि बुक रहेगा तभी समझ में आएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर, मलेरिया का रोगवाहक बताना है। मधुमक्खी है इसमें, मक्खी होगा, मच्छर होगा, विषाणु होगा, परजीव होगा, कौन सा हो जाएगा? मच्छर हो जाएगा। मलेरिया का रोगवाहक कौन सा हो जाएगा? मच्छर। अब मच्छर में देखना मलेरिया का रोगवाहक मच्छर होते हैं, ठीक ना। इसे देखना, अगर किसी का अगर मलेरिया हो गया, ठीक ना, तो उससे दूसरा को भी मलेरिया हो सकता है, समझा ना। और ये कैसे होता है तो देखना, एक होता है मच्छर पाया जाता है मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, समझा ना, कौन सा पाया जाता है? मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, ठीक ना। मादा इन्फ्लूएंजा जो मच्छर पाया जाता है क्या करता है, इन्फ्लूएंजा, ठीक, इन्फ्लूएंजा मच्छर, ठीक ना। मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर पाया जाता है, ये देख लेना। और मादा इन्फ्लूएंजा जो मच्छर पाया जाता है क्या करता है, यानी कि अगर ये किसी को काट दिया, ठीक ना, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर क्या होगा, किसी को काट दिया, ठीक, काट दिया तो क्या हो जाएगा, उसे मलेरिया हो जाएगा, ठीक ना। और फिर वो अगर देखेंगे, मतलब मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया कैसे होता है, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर कारण होता है, ठीक ना। एक मच्छर का नाम है मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, ठीक ना। देखो इन्फ्लूएंजा मच्छर का नाम है, और इन्फ्लूएंजा में भी क्या होता है, मादा, यानी कि मादा मच्छर काटती है, ठीक ना। नर और मादा होता है ना, तो इसमें मादा जो मच्छर होती है वो काटती है, समझा गया ना। अब काटती है जिसको भी, तो उसको मलेरिया होता है, ठीक ना, समझा गया ना। उसको क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, ठीक। तो मलेरिया होता है, ये पूछ सकता है। और ये किस कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक। इसमें रोगवाहक, मतलब बोल सकते हैं रोग फैलाने वाला, मलेरिया का रोग फैला सकता है ये मच्छर, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, ठीक ना। समझ हुआ। पूछेगा मलेरिया किस कारण होता है, प्लाज्मोडियम कारण, है ना, पूछता है मलेरिया किस कारण होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक ना, प्लाज्मोडियम, ठीक। और इसमें रोगवाहक पूछेगा तो ये मच्छर से द्वारा फैलाता है मलेरिया, समझ ना। और मच्छर कौन सा होता है, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर, समझा गया। मच्छर कौन होता है, मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर होता है, ठीक। इससे क्या होता है, यही फैलाता है मलेरिया को, समझा गया ना। पूछता है, चलो बताना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा,
2,8 मैंने सीधा एक बोलते जाओ ना 281 सुना ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? आत्मात्मक थैली किसे कहते हैं? आत्मात्मक थैली कोशिका पावर हाउस कोशिका पावर हाउस कोशिका पावर हाउस ट्रैकिड्स पाए जाते हैं ट्रैकिड्स पाए जाते हैं मृद ऊतक की कोशिका के बीच पाए जाते हैं अंतर कोशिकीय स्थान अंतर कोशिकीय स्थान सुना ना। मृद ऊतक की कोशिका के बीच पाए जाते हैं मृद ऊतक की कोशिका के बीच पाए जाते हैं क्या हो जाएगा? अंतर कोशिकीय स्थान। आवाज किसे नहीं आता है? मृदक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। किस प्रकार के ऊतकों क्रियाशील के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं? दृढ़ ऊतक सुना है ना। किस प्रकार के ऊतकों के क्रियाशील के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं? किस कारण? वार्षिक वलय किस कारण बनते हैं? वार्षिक वलय और पार्श्व विभाजीय ऊतक पार्श्व विभाजीय क्या कर्म करता है? मतलब ये क्या करता है? पार्श्व विभाजीय फिर होगा शीर्ष विभाजीय क्या करता है बताओ? पार्श्व विभाजीय यानी कि चौड़ा करता है और शीर्ष विभाजीय तो क्या करता है? लंबा करता है। ठीक, पेड़ पौधा लंबा होता है ना, इस कारण तो इसमें शीर्ष विभाजीय ऊतक पाया जाता है इसी कारण से है ना। और जिसमें अगर पार्श्व विभाजीय ऊतक पाएगा वो चौड़ा है ना। इसमें दृढ़ ऊतक पाया जाएगा, दृढ़ ऊतक से एज पता किया जाएगा। ठीक ना, समझा गया? पेड़ पौधा कितना एज हो रहा है नहीं पता चलता है कि इतना साल से पेड़ होगा ये इसलिए अनुमान लगाया जाता है। तो उसका यानी कि कोशिका यानी कि उसका रिंग वाला गिनते हैं या फिर उसको हाँ समझ सकते हैं। ठीक, समझने के उसको दृढ़ ऊतक कहें। ठीक, अगला देखना है पक्षी और मेढकों के रक्त कैसी पाई जाती है? शीत। ठीक ना, पक्षी और मेढक के रक्त कैसी पाई जाती है? शीत पाई जाती है। ठीक, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह जंतु जगत सबसे विकसित समूह जंतु जगत का सबसे विकसित समूह स्तनधारी वर्ग। ठीक, निम्नलिखित में से जंतु विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? कौन से मैंने विषैले उपांग पाए जाते हैं? कौन से मैंने पाए जाते हैं? बाकी समझा गया ना। निंद्रा रोग उत्पन्न होता है ट्रिपोसोमा कारण। ठीक ना, निंद्रा रोग उत्पन्न किस कारण होता है? निंद्रा रोग इसको आवाज नहीं निकल रहा है, अगल बगल देखना, उसको याद नहीं है, समझा है ना। चलो बताना है निंद्रा रोग किस कारण उत्पन्न होता है? निंद्रा रोग समझा गया ना। मलेरिया का रोग वाहक मच्छर कारण होता है। ठीक ना, और कौन सा मच्छर होता है? कौन सा मच्छर होता है? क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखना है। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। देखो, ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक, तो ओजोन गैस पाई जाती है। अब ऑप्शन है देखो ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक ना, ओजोन गैस कहाँ? देखो ओजोन गैस पाई जाती है, ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन गैस। हाँ देखो, ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है ना O3 बोलते हैं। ठीक ना, हाँ O3 से ओजोन गैस को दिखाया जाता है। समझा गया ना, ओजोन क्या से दिखाया जाता है? O3 से। ठीक, अब देखो समझो ओजोन गैस क्या समताप मंडल में। ठीक, देखो ध्यान से, ये पृथ्वी हो गया। ठीक ना, अब पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी ठीक, पृथ्वी हो गया ना। पृथ्वी का अगर देखेंगे ऊपर तो बहुत सारे क्या होते हैं, यानी कि बहुत सारे मंडल बोल सकते हैं ना, यानी कि वायु परत होता है। ठीक ना, समझा गया ना। तब इसमें देखना जो पहला होता है ना क्षोभ मंडल होता है। ठीक, क्षोभ मंडल समझा गया ना, पहला क्या होता है? क्षोभ मंडल। दूसरा क्या होता है? समताप। ठीक ना, अब तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मध्य मंडल। ठीक ना, मध्य मंडल। और इसमें हो जाएगा आयन मंडल। समझा ना, आयन मंडल। और इसके बाद क्या होता है? बाह्य मंडल। समझा ना। अब देखो क्षोभ मंडल पहला होता है, दूसरा क्या होता है? तीसरा मध्य मंडल, चौथा पहला क्षोभ मंडल, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। समझा ना, ये देखेंगे तो इस प्रकार से ये क्या चाहिए, यानी कि वायु का परत मिलता है। समझा ना। इधर वायुमंडल के बाद देखेंगे तो उधर अलग होगा। ठीक ना, इधर क्या होता है देखेंगे ध्यान से। तो क्षोभ मंडल जो होता है ना, क्षोभ मंडल में देखेंगे तो ये सब जितना भी घटना होता है, यानी कि ये सब जो देखते हैं ना
यानी कि जैसे अगर देखना 6 मंडल में क्या होता है, यानी कि जितना बरसात वाला सब जितना भी घटना होता है इधर होगा, ठीक है ना। लेकिन बादल वादल सब कहाँ बनते हैं, समताप मंडल में बनते हैं, ठीक है ना। कहाँ उड़ाया जाता है, समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। बात समझा गया ना, समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक, ये लेयर में, ठीक। और इसी लेयर में क्या पाया जाता है, O3 पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखना ये होता है, अगर इसका देखेंगे 6 मंडल का 14 से लेकर यानी कि 18, देखो जीरो से लेकर बोल सकते कितना, यानी कि 14 से लेकर एवरेज 18 किलोमीटर तक माना गया है, ठीक है ना। इसका जो है कितना, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो 18 किलोमीटर तक क्या मिलेगा, इसका लेयर मिलेगा 6 मंडल का, ठीक है ना। अब 18 से अगर 18 से जाएंगे ना, 18 से यानी कि बोल सकते हैं 40-50 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाया जाएगा समताप मंडल, ठीक। और 50 ऊपर जाएंगे तो 80 तक, 80 किलोमीटर तक, सब किलोमीटर में, ठीक ना। तो 80 किलोमीटर तक पाया जाएगा मध्य मंडल, ठीक। और 80 से जाएंगे ना तो इधर आयन मंडल जो है ना 640 किलोमीटर तक पाया जाएगा आयन मंडल, ठीक। और 640 मीटर से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाह्य मंडल। समझा गया ना, ये इतना होता है क्या चीज, इसका लेयर होता है, ठीक ना। बस है, समझ आया कि नहीं। तो 6 मंडल में अगर देखेंगे तो 14 से 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे ना, 6 मंडल का लेयर रहेगा, ठीक। अब जैसे ही 18 किलोमीटर से ऊपर अति करेंगे, इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हाँ ये हो जाएगा समताप मंडल पहुंच जाए, ठीक है ना। और यही समताप मंडल में एक क्या है, ओजोन एक मतलब ओजोन जो है ना एक गैस है, ठीक है ना। ओजोन लेयर का गैस पूरा मिलेगा, समझा गया ना, ओजोन लेयर का गैस, ठीक। और ओजोन लेयर गैस जो होता है ना, इसमें क्या करता है, पृथ्वी को रक्षा करता है, ठीक ना। सूर्य की जो आता है परावैंगनिक किरण, समझा गया ना, सूर्य की जो आता है किरण में देखेंगे तो परावैंगनिक किरण होता है जो यानी कि मानव के लिए खतरनाक माना जाता है, ठीक है। किस लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। अगर जिसको अगर पड़ेगा क्या चीज, परावैंगनिक किरण पड़ेगा तो क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक ना। समझा गया, त्वचा कैंसर हो सकता है। इसी कारण क्या करता है, यानी कि ओजोन जो होता है ना उस परावैंगनिक किरण को रोकता है, ठीक ना। इसीलिए ओजोन गैस को पृथ्वी का कवच भी बोला जाता है, समझा गया ना। पृथ्वी का कवच भी बोला जाता है किसको, ओजोन परत को। और जो हाँ ओजोन जो गैस लेयर बनता है ना समताप मंडल में, इसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी का कवच भी बोला जाता है। समझा गया ना, क्लियर हुआ ये ओजोन गैस क्या है, क्लियर हुआ कि ना। तो जितने भी अगर देखेंगे सूर्य प्रकाश जो भी अगर परावैंगनिक किरण तो उसको रोकता कौन है, ओजोन, सुना ना। और ओजोन अगर देखो, ओजोन मान लो कि वो अभी देखा जा रहा है कि ओजोन में छेद हो रहा है, तो ये ठीक है या खराब है, खराब ना है, समझ नहीं आया, खराब है कि नहीं। जैसे मान लो परावैंगनिक किरण आ रहा है, अब वो ओजोन लेयर में छेद करके नीचे आ जाएगा तो वादा कर सकता है कि नहीं, इसीलिए तो ये रोकता है, समझा गया ना। यानी कि सूर्य प्रकाश जो आता है परावैंगनिक किरण उसको क्या करता है, रोकता है, समझा ना। क्लियर हो गया ये वाला, समझाया ना। चलो बताना है, ठीक, चलो बताओ 6 मंडल बताना है कितने से कितने तक किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, और मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल। देखो अभी तो ये सब टॉपिक नहीं है, नहीं तो बताते, ठीक है। जैसे आयन मंडल में ही क्या होता है, अगर देखेंगे आयन मंडल में ही क्या जितना होता है ना सब देखेंगे तो सैटेलाइट मतलब अधिकतर छोड़े जाते हैं आयन मंडल में, तो होता है ना ये सब सिग्नल उगलन के जो होता है ना, कहाँ सिग्नल नहीं होता है, बात करते हैं सिग्नल चाहिए ना, सिग्नल यहाँ जाता है आयन मंडल में जाकर सिग्नल, तो उसके बाद पृथ्वी तक आता है, ठीक है। वो टॉपिक है तब बताएंगे, ठीक ना। फिलहाल अभी समझने को समताप मंडल समझा गया ना। समताप मंडल में क्लियर हुआ ना, ओजोन गैस कहाँ पाए जाते हैं, समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ठीक। चलो देखना 37 नंबर क्वेश्चन, अतिचारण का संबंध है मृदा अपरदन से, वर्षा से, अपक्षय से, जल जमाव से, मृदा अपरदन से, ठीक ना। और अतिचारण का संबंध किससे है, मृदा अपरदन से। तो मृदा अपरदन क्या है, तो देखो ध्यान से, वर्षा के दिन में क्या होता है ना कि मिट्टी क्या होता है, कट कर वो सभी बह जाते हैं, ठीक ना। उसी को बोलाते हैं मृदा अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव, समझा गया ना। मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी कटाव को ही बोलेंगे क्या चीज, मृदा अपरदन, समझा गया ना। और इसमें बोला गया क्या चीज, अतिचारण का संबंध। तो अतिचारण का संबंध मृदा अपरदन कैसे है, समझते हैं। देखो ध्यान से, जब अगर यानी कि अगर मिट्टी जो होता है ना, तो मिट्टी को पकड़ कर देखना, उसमें घास होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधा, ये सब पकड़ कर रखते हैं कि नहीं, रखते हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जानवर लोग होते हैं, पशु ये सब जो होते हैं खा जाते हैं, या फिर अपना खुद से जो होता है ना चलता है तो नहीं हो जाता है, यानी कि मर जाता है, समझा ना। जितने भी घास होते हैं, जितने भी पेड़ छोटे छोटे होते हैं, उसको क्या होता है, मर जाते हैं, ठीक ना। अब मरने के दौरान क्या होता है, यानी कि देखेंगे तो अब मिट्टी को पकड़ कर कोई नहीं कुछ रखता है, नहीं रख पाता है, ठीक ना। इसके कारण क्या होता है, जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के दौरान क्या होता है, वो मिट्टी
यानी कि हाँ बह जाता है आसानी से, समझा ना, उसको रोक कर कोई नहीं रोक अति रख पाता है, समझा ना, उसी को बोला जाता है अतिचारण, समझा ना, अतिचारण समझ इसीलिए, समझा ना, यानी कि मिट्टी को पकड़ कर रखना ही क्या होता है, मिट्टी को पकड़ कर घास उस सब रखते हैं ना, लेकिन वही घास क्या हो जाएगा, यानी कि किसी कारणवश या मान लो कि जानवर चाहे जो भी चीज़, ठीक ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, अतिचारण हो गया, ठीक ना, समझा ना, और मिट्टी अब नहीं रह पाएगा, समझा ना, वर्षा में होगा तो मिट्टी अपने आप बह जाएगा, समझा ना, उसमें रोकने वाला कोई नहीं है, उसी बोलेंगे अतिचारण, समझा कि ना, अतिचारण, ठीक। हालांकि ये सब अधिकतर पशु के चारा संबंधित मतलब समझ सकते हैं, ठीक, अतिचारण, ठीक ना, या फिर अत्यधिक जिससे होता है ना कि जानवर या मतलब मान लो कि इधर बैल गाय चाहे जो भी कोई चराता है ना, चराने के दौरान क्या होता है, कभी घास उसको खा जाता है, अपना खुद से पूरा अथी कर देता है, मिट्टी पूरा कमजोर हो जाता है, जब वर्षा होगा तो मिट्टी कट के चल जाएगा, बह जाएगा, नदी में जाएगा, नदी उस प्रकार से आगे जाके निक्षेप जमा हो जाता है, सुना ना, तो सब हो जाएगा इस प्रकार से, मिट्टी अपर्दन से है, क्लियर, क्लियर हो गया ना। अतिचारण समझ किससे है, मृदा अपर्दन, ठीक ना, वही मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक ना, अपर्दन मतलब कटना, ठीक, समझा ना, क्योंकि मिट्टी को कटना ही क्या होता है, मृदा अपर्दन, ठीक ना, तो वर्षा के दिन में आसानी से कट कर बह जाता है, ठीक ना, तो मृदा अपर्दन को रोक कैसे सकते हैं, बता सकते हैं कोई, मृदा अपर्दन कैसे रोका जा सकता है, मृदा अपर्दन कैसे रोका जा सकता है, पेड़ पौधा भी लगा देंगे तो रुक जाएगा, ठीक ना, पेड़ पौधा रहेगा तो, समझा ना, पेड़ पौधा लगाएंगे तो मृदा अपर्दन रुक सकता है, ठीक, समझ में गया, क्लियर हो गया ना, मृदा अपर्दन क्लियर हुआ। चलो अगला नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ठीक, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 देखना है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाता है जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट, संश्लेषित मतलब बनाना, ठीक ना, बनना, समझ ना, संश्लेषित मतलब क्या होता है, बनना, ठीक, तो पौधे द्वारा जो भी चीज बनाए जाएंगे, जैसे मान लो पौधे अगर देखेंगे, पहले इधर ध्यान से देखो, खधा देखो, पौधे द्वारा देखो, पौधा जीवित अगर देखा जाए, जूट सुना है नाम, जूट सुना है कि ना, जूट से बड़ा जो बनता है, देखा है ना सूती वाला बड़ा, तो जूट से बनता है, ठीक ना, हाँ जूट कैसे प्राप्त होता है, कपास खेती सब सुना है ना, कपास से देखा होगा, कपड़ा पड़ा सब बनता है, पता है कि ना, सब सुना है कि ना, ये सब यानी कि पेड़ पौधा हुआ कि ना, तो पेड़ पौधा जितने चीज बनाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, पेड़ पौधा या जीवित चीज से, ठीक है ना, पेड़ पौधा और कुछ जीवित चीज से बनाएंगे, क्या उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको जैव रसायन बोलेंगे, ठीक है ना, तो कैसा पदार्थ कहलाएंगे, जैव रसायन कहलाएंगे, ठीक है ना, समझा ना, जो जीव से मतलब जीवित जीव से बनेंगे उसको जैव रसायन कहेंगे, समझा ना, और इसमें देखेंगे चट्टान क्या जैव रसायन हो जाएगा, नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा और ये फल भी नहीं होगा, समझा ना, तो जो चीज यानी कि अब इसमें संश्लेषित कहा जा रहा है ना, कि बनाया जा रहा है, ठीक है ना, संश्लेषित मतलब होता है कृत्रिम यानी कि मानव द्वारा बनाया गया, ठीक ना, अपने आप बना नहीं, फल तो होता है अपने आप बनता है, उसमें यानी कि संश्लेषित नहीं हुआ, समझ ना, संश्लेषित मतलब हुआ कि कोई उसको बनाया है, जैसे मान लो कि पेड़ पौधा हुआ, पेड़ पौधा जैसे जूट प्राप्त किया, ठीक ना, पेड़ पौधा जूट प्राप्त किया ना, और जूट से बड़ा बना देगा तो उसको बोलेंगे संश्लेषित, यानी जूट से बड़ा बन गया ना, यानी कोई आदमी द्वारा बनाया गया है, उसी को बोलेंगे क्या चीज, कृत्रिम बोल सकते हैं, ठीक, आदमी द्वारा बनाया हुआ चीज को, ठीक, तो उसको बोलेंगे जैव रसायन में आएगा, क्लियर हो गया ना, तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाते हैं, जैव रसायन कहलाते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, मिटा देना कुछ नहीं लिखे हैं, चलो क्वेश्चन नंबर देखना है 39, ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं ना क्योंकि सभी पास किताब है, ठीक, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक, ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन नंबर 39 सुनना ध्यान से, एक सूक्ष्म मतलब होता है मतलब कम, ठीक ना, पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, जैसे अगर कहा जाए, देखो सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब क्या है, देखो सूक्ष्म मतलब होता है कम समझ सकते हैं, छोटा समझ सकते हैं समझने के लिए, ठीक ना, लेकिन अब देखना निर्माण होता है, पेड़ पौधा भोजन होता है, इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है, फास्फोरस की आवश्यकता होता है, पोटेशियम की आवश्यकता होता है कि नहीं पेड़ पौधा में, समझा रहा है कि ना, जस्ता की भी आवश्यकता होता है लेकिन बहुत कम आवश्यकता होता है, ठीक ना, इसीलिए इसे सूक्ष्म बोला गया, ठीक ना, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, जस्ता यानी कि उसको सिंबल क्या दिखाते हैं, जस्ता को जेड से, ठीक ना, जेड यानी कि जिंक, समझा ना, जिंक जेड क्या बोलते हैं, जिंक, और हिंदी में बोलते हैं जस्ता, समझा गया ना,
जस्ता। क्लियर हुआ? यही जस्ता यानी कि अब देखो पोटेशियम फास्फोरस इसको समझ आ रहा है। पोटेशियम होता है के से दिखाते हैं, फास्फोरस होता है पी से, और एक क्या चीज था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एन, ठीक ना, नाइट्रोजन एन से दिखाते हैं, है ना। इसमें कम मात्रा चाहिए सबसे। अब देखेंगे तो ये वाला मात्रा क्या चाहिए, अधिक चाहिए, ठीक ना। ये मात्रा क्या चाहिए, अधिक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, एक संश्लेषित उर्वरक है। संश्लेषित अभी होता है ना, तो संश्लेषित मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो, ठीक ना, संश्लेषित वही कहेंगे, ठीक। तो संश्लेषित उर्वरक, उर्वरक मतलब होता है खाद, समझ सकते हैं, ठीक। इसमें दिया गया है कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, यूरिया हो गया, या हरी खाद हो गया। तो यूरिया जो होता है ना ये बनाया जाता है, ठीक ना, समझा गया ना। संश्लेषित मतलब बोल सकते हैं ना कि इसको निर्माण किया जाता है, ठीक ना। और अगर देखेंगे ये कौन सा कंपोस्ट ना, तो कंपोस्ट क्या होता है, चक्रण मतलब होता है ना कि ये अपने आप बनता है, ठीक ना। कंपोस्ट जो होता है ना खाद होता है, जो पुनः चक्रण मतलब कि अपने आप खाद का निर्माण होता है, ठीक ना। अब इसमें दूसरा दिया है वर्मी कंपोस्ट, ठीक। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है ना, ये देखना तो केचुआ देखा है, केचुआ को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। केचुआ भी क्या किया जाता है, खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है केचुआ को भी, समझा गया ना। हाँ, केचुआ को उत्पादन भी किया जाता है, नहीं देखा है। हाँ, गोबर में डाल दिया जाता है तो क्या करता है मतलब वो उर्वर खाद के लिए, मतलब उसको मतलब ज़्यादा अच्छी बढ़ा देता है, ठीक ना। उसमें अगर देखेंगे तो उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक ना। केचुआ बना देता है, ठीक। केचुआ भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, समझा ना। तो वर्मी कंपोस्ट उसको कहेंगे, ठीक, समझा गया ना। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना उसको क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ? वर्मी कंपोस्ट में ये सब केंचुआ के खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक। और कंपोस्ट मतलब हुआ कि ये अपने आप यानी कि बनता है कंपोस्ट, समझा ना, अपने आप से बनता है कंपोस्ट, ठीक। और ये चौथा देखेंगे हरी खाद। तो हरी खाद क्या हुआ, तो ये भी देखेंगे ना। जब जैसे देखो जब हरी फसल रहता है मतलब हरी जैसे काट लिए, ठीक ना, और वो हरा ही रहेगा तो उसको क्या कर दिया, उसमें भी जैसे अगर कोई खेत जोतता होगा, ठीक ना, तो उसमें क्या करता है मिला देता है, समझा ना। मिलाता है तो खाद के रूप में हो जाता है, समझा गया। खाद के रूप में हो जाता है, खाद के रूप में काम करता है, तो उसी बोलेंगे हरी खाद। यानी कि काटे और तुरंत उसको क्या करते हैं मिला देंगे, समझा ना। जैसे मान लो कि कोई फसल काट दिए हरा में, ठीक है, तो उसको यानी फिर उसी में अथी कर दिए, मिला दिए, जोत दिए, समझा ना। हाँ, उसको पूरा जलाए नहीं, समझा ना, उसको जलाए नहीं, उसमें मिला दिए तो उसको हरी खाद कहेंगे। क्लियर, समझ ना। तो इसमें यही पूछ रहा था कि एक संश्लेषित उर्वरक कौन सा होता है, यूरिया। यूरिया जो होता है ना, यूरिया ये केमिकल ये सब देखता है ना, बनता है कि नहीं, यूरिया है कि नहीं, यूरिया नहीं देखा क्या है कि नहीं, यूरिया, समझा ना। तो यूरिया जो अभी यूज किया जाता है ना, लगभग यूरिया किया जाता है, ठीक ना। यूरिया जो खाद के रूप में किया जाता है, इसमें बहुत सारे केमिकल चीज मिलाए जाते हैं, ठीक। इसीलिए इसको बोले संश्लेषित, मानव द्वारा बनाया गया, ठीक ना। ये अपने आप चाहे ये मतलब ज़्यादा ही नुकसान करता है मिट्टी को, समझा ना। जो बनाया रहता है ना मानव द्वारा वो ज़्यादा नुकसान करता है मिट्टी को। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना। इस प्रकार से ये पहला सेट क्या होता है, समाप्त होता है, समझा गया ना। पहला सेट समाप्त हो जाता है, ठीक। क्लियर हो गया ना।